आज हम बात करने वाले हैं CSR ग्रांट की। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी देने का कि कैसे इस वर्ष 2022 में आप सभी संस्थाएं CSR ग्रांट बखूबी रूप से प्राप्त कर सकती हैं 100% गारंटीड अप्रूवल के साथ। तो हमारे चैनल द एनजीओ गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आपके जो भी सुझाव या प्रश्न हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। CSR grant. Today we are going to discuss about CSR grant, how to get CSR grant in 2022। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस वर्ष 2022 में हम CSR ग्रांट कैसे लें, और वो भी 100% गारंटीड अप्रूवल के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की जानकारी की ओर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, लगभग 70% संस्थाएं कभी भी CSR ग्रांट के लिए आवेदन करती ही नहीं है, या फिर 70% संस्थाओं ने आज तक CSR ग्रांट के लिए कभी आवेदन किया ही नहीं है। 100 में से 15% जो NGOs हैं वो लगभग साल में सिर्फ एक यानी कि सिंगल एप्लीकेशन CSR ग्रांट की लगाती हैं, उसके अलावा वो कोई भी आवेदन नहीं करते। तीसरा, लगभग 5% संस्थाएं ही साल भर में 2 से 3 CSR के आवेदन लगाती हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम जब तक आवेदन नहीं करेंगे तब तक हमें CSR ग्रांट नहीं मिल सकती। ऑलमोस्ट 70% NGOs never applied for any grant with any CSR agency. Only 15% NGOs apply for a single grant application throughout the year. Only 5% NGOs are there who apply for CSR grant almost 2 to 3 applications in a year. So it's necessary to apply more and more to be eligible for the CSR grants. Eligibility to get the CSR grant. CSR ग्रांट लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपकी संस्था के पास होना अनिवार्य है, तभी आपको जो है CSR ग्रांट मिल सकती है। नंबर 1, ट्रस्ट या सोसाइटी और संस्था का रजिस्ट्रेशन। अगर आप ट्रस्ट चला रहे हैं तो आपके पास ट्रस्टीड होनी चाहिए, आपके पास अगर सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर आपके पास संस्था है तो आपका सेक्शन 8 अप्रूवल या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। संस्था का बायोलॉज होना चाहिए। कुछ संस्थाओं के पास बायोलॉज नहीं होता क्योंकि वो ट्रस्ट डीड में जो है रजिस्टर्ड होती है, तो आपका जो डीड है वही आपका बायोलॉज होता है, तो ट्रस्ट डीड आपके पास होनी चाहिए। जो संस्थाएं सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं उनको MOU या AOA उनके पास दोनों कंपल्सरी रूप से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संस्था का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और 10 में भी आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके पास वैलिड जो है 12 वे सर्टिफिकेशन होना चाहिए और ATG सर्टिफिकेशन भी वैलिड आपका होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको जो है रेड इंडिकेटेड किए हुए हैं। ये रेड इंडिकेटेड करने का विशेष प्रयोजन यहाँ पर जरूर है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये जो चीजें यहाँ पर रेड इंडिकेटेड की हुई हैं ये ऑलमोस्ट वो पॉइंट्स हैं जहां पर NGOs कहीं ना कहीं गलती करते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके कंसल्टेंट की लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो लोग जो है यहाँ पर एक गलती का शिकार हो गए, जो आगे आने वाले समय में उनको CSR ग्रांट लेने में बहुत बड़े दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। जैसा कि पहला ही पॉइंट है जो हमारा 4th में आपने देखा होगा, ATG को मैंने रेड टैग किया हुआ है। तो ये चीज क्या है, क्यों यहाँ पर संस्थाओं के साथ गड़बड़ी हो सकती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो उन्होंने न्यूली रजिस्ट्रेशन यानी कि नया रजिस्ट्रेशन लेने के तुरंत बाद ही 12वे और ATG के लिए अप्लाई कर दिया। ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट CSR एजेंसीज को 3 साल की ऑडिट चाहिए होती है CSR ग्रांट देने के लिए।
ऐसे में नई संस्था में 12 ATG और 12A का रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, यानी कि जैसे ही आपके 3 साल ऑडिट के कंप्लीट होंगे, उस समय तक ATG का रिन्यूअल आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बिल्कुल प्रोहिबिट कर सकता है 12 ATG के रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए, क्योंकि आपने उस वैलिड टाइम में, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं 12 ATG के, ये 3 से 5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं, जिन्हें आप 12 ATG का जो है कच्चा सर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, जो आपको अभी मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं ये कच्चे सर्टिफिकेशंस हैं, और आप जब इसको परमानेंट करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए जब आप जाएंगे, तो आपके सामने ये सवाल जरूर आकर खड़ा होगा कि इस प्रोविजनल पीरियड के अंदर आपने कितना ग्रांट या कहां से ग्रांट ली है। तो यहां पर जिन संस्थाओं ने लैक ऑफ नॉलेज, सस्ते के चक्कर में या एवं किसी भी कंसल्टेंट के माध्यम से ATG रजिस्ट्रेशन जो है संस्था के रजिस्ट्रेशन के साथ ही करवा लिया, उनको ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, वैलिड CSR रजिस्ट्रेशन। CSR रजिस्ट्रेशन भी आपका वैध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको रेड टैग करने का प्रयोजन क्या था, क्योंकि यहां भी बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी संस्थाओं ने जो है धोखा खाया है कि हमने जो है सस्ते कंसल्टेंट के चक्कर में उनको CSR 1 रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि CSR 1 रजिस्ट्रेशन के लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है और उस डिजिटल सिग्नेचर के बिहाफ पर आपका CSR 1 रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब यहां पर सस्ते के चक्कर में हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी कंसल्टेंट का हम सहारा ले लेते हैं। यहां पर दिक्कत क्या आती है, वो सस्ते के चक्कर में क्या है कि अपने डिजिटल सिग्नेचर से वो आपका CSR 1 साइन कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी CSR एजेंसी के सामने अपने प्रपोजल को सबमिट करने के लिए या अपने प्रपोजल को आप रिप्रेजेंट करने के लिए वहां जाएंगे, या किसी प्रकार की CSR की आगे आपके साथ जो फॉलोअप वो आपका बढ़ता है, तो उस समय आपका वैलिड सिग्नेचर वहां पर CSR रजिस्ट्रेशन में आपका वैलिड सिग्नेचर मांगा जाएगा। अगर वो मिसमैच होता है तो आपको कंपनी इनवैलिड कर देगी तुरंत CSR ग्रांट के लिए। तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं जो हम कई बार सस्ते कंसल्टेंट के चक्कर में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसमें हम बहुत जल्दी धोखा खाने वाले हैं। ये सब रिजल्ट्स जो है बहुत जल्दी संस्थाओं के सामने आने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट की। छठा पॉइंट है हमारा, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट संस्था के पास कंप्लीट होनी चाहिए ITR के साथ। मैंने ITR को जो है रेड टैग किया हुआ, इसका कारण यही है कि हम लोग ऑडिट्स करवा लेते हैं लेकिन समय पर ITR फाइल नहीं करते, या फिर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने पिछले काफी ईयर्स में जो है गैप कर दिया है और ये सोचा कि हम जब जरूरत होगी तब एक साथ जो है ऑडिट रिपोर्ट बनवा लेंगे। ध्यान रखिएगा, आप ऑडिट रिपोर्ट या ITR को अगर टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो एक साथ, अगर 1 साल के अंदर आप लगातार 2 या 3 साल की ऑडिट्स फाइल करा रहे हैं या ITR आप फाइल करा रहे हैं, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो नल एंड बॉन्ड है, आपके किसी काम की नहीं है। जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए वो फाइल आपकी जाएगी तो वहां क्लियर हो जाएगा भाई व्यक्ति ने इस जरूरत के लिए, यानी कि अब करंट पोजीशन में जरूरत के लिए इस व्यक्ति ने सब चीजें तैयार की हैं। तो ऐसे में कंपनी आपकी CSR एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। 3 साल की बैलेंस शीट मिलान की हुई, यानी कि अपडेटेड बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट, सस्ते कंसल्टेंट के चक्कर में हम किसी भी कंसल्टेंट को हर साल बदलते रहते हैं, अपने CA को बदलते रहते हैं, और किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी CA को हम पैसा देकर उसकी अपनी ऑडिट बनवा लेते हैं या बैलेंस शीट बनवा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट का आपकी जो बैलेंस शीट है उसका आपके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन से मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने एवं किसी भी कंसल्टेंट को बोल दिया जी इतने की फाइल कर दीजिएगा, या हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट देने के बाद बोल दिया जी 3 लाख का तो बैंक स्टेटमेंट मारा, आप एक काम करो 4 लाख इसमें कैश दिखा दो। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा कोई कैश ट्रांजैक्शन अपनी बैलेंस शीट में डलवा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास वाउचर्स होने चाहिए कैश के। ये बहुत बड़ी गलती हम जो है अनजाने में करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे CA को, बहुत सारे कंसल्टेंट को NGO सेक्टर की इस गहन नॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो कंपनी रूल्स है वो सबके सब NGOs में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि यहां पॉसिबल नहीं है।
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट बनवाते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट से मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। 3 साल की बैंक स्टेटमेंट, यानी कि जब आप 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट जमा कर रहे हैं, 3 साल की बैलेंस शीट जमा करें, तो ऐसे में सीएसआर एजेंसी आपसे आपकी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकती है। स्टार्टिंग एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन इनवाइट जब की जाती हैं उस समय ये चीजें नहीं मांगी जाती हैं, लेकिन जब फॉलो प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो ऐसे में जब सीएसआर एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है उस समय आपसे 3 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट यानी कि आपके खाता विवरण भी मांगेगी बिल्कुल। और यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपडेट नहीं रखते हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट में आप ज्यादा बैंक से आप लेन देन नहीं कर रहे, तो ऐसे में सीएसआर एजेंसी आपके जो ग्रांट है उसको कैंसिल करने का पूरा हक रखती है, पूरा उनके पास राइट्स अवेलेबल है। टर्नओवर सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए, आपके सीए से आप अपना हर साल टर्नओवर सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा। उसको सीए अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उनका, उसके साथ में उनकी आईडी के साथ में वो आपको रजिस्टर्ड करके देते हैं, तो वो टर्नओवर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। बेहतरीन और प्रभावशाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम बहुत बार गलती कर देते हैं, कई बार मैंने बहुत सारे एनजीओज को देखा है कि वो ऑलमोस्ट एनजीओज अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल खुद बनाना जो है तैयार कर देते हैं कि हम खुद बना रहे हैं। सर ध्यान रखिएगा, एक कंसल्टेंट का काम एक कंसल्टेंट ही बेहतर तरीके से कर सकता है। आपके द्वारा खुद बनाई गई प्रोजेक्ट प्रपोजल्स किसी भी रूप से मान्य नहीं होती हैं। अगर मैं एवरेज ऑन बात करूं तो वो मार्केट की जो एक प्रभावशाली जो कंसल्टेंट बनाता है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके मुकाबले वो 10 से 20% भी नहीं होती हैं। और ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भरोसे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सीएसआर ग्रांट मिल जाएगी, तो ये आपके लाइफ का एक जो है बिल्कुल वहम है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आप एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट चुनिए और उससे एक बेहतरीन और प्रभावशाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट प्रपोजल अपना आप रेडी करवाएं। पॉइंट नंबर 11 की ओर चलते हैं। संस्था में समान गतिविधियों का संचालन, ध्यान रखिएगा, हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जिस प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम वहां सबमिट कर रहे हैं किसी भी सीएसआर एजेंसी को, उस सिमिलर फील्ड में हमारा वर्क संस्था में चल रहा होना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सिमिलर वर्क नहीं कर रही होती हैं। हम वर्क कर रहे हैं एजुकेशन में और हम प्रोजेक्ट लगा देते हैं या प्रपोजल भेज देते हैं, हम जो है आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का या फिर हमने कोई भी अदर डिपार्टमेंट का। तो ध्यान रखिएगा कि जिस फील्ड में आपकी संस्था वर्क कर रही है उस फील्ड से रिलेटिव ही आपका रिलेवेंट ही आपका जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल होना चाहिए। 12वें पॉइंट की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीएसआर के लिए आवेदन। जब तक आप मैक्सिमम सीएसआर एप्लीकेशंस नहीं करेंगे तब तक आपकी क्रेडिबिलिटी, जो सैंक्शन होने की क्रेडिबिलिटी है, वो नहीं बढ़ेगी। यहां पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जब हम 10 संस्थाओं को 10 सीएसआर एजेंसीज को अप्लाई करते हैं तो वहां पर चांसेस बनता है कि कहीं एक से हमारे पास फॉलो अप कॉल आ जाए। और जब एक कंपनी से हमारे पास या एक सीएसआर एजेंसी से हमारे पास फॉलो अप कॉल आ रही है तो वो सैंक्शन ही हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि एवरेज ऑन जो परसेंटेज है आपका सक्सेस परसेंटेज, वो हमेशा 10% लेके चलिए। यानी कि आप 10 संस्थाओं को जब अप्लाई करते हैं, 10 कंपनियों को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक से फॉलो अप कॉल आएगा। अगर आप 100 कंपनियों को अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास फॉलो अप कॉल्स आने का जो परसेंटेज है वो 10 रहता है। यानी कि 10 जगह से आपके पास फॉलो अप कॉल आ सकती है। और इन 10 जगह से फॉलो अप कॉल आने के बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को आप ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो कहीं एक से आपकी जो है पास आउट होने की, कहीं से एक जगह से ग्रांट मिलने की उम्मीद तो एटलीस्ट बन जाती है। 100 एप्लीकेशंस पर ध्यान रखिएगा, जब हम 100 एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 10 हमारे पास फॉलो अप प्रपोजल्स आ रहे हैं और 10 फॉलो अप प्रपोजल को हम जब आगे जो है प्रोसीड कर रहे हैं तब जाके कहीं एक से हमें ग्रांट मिलने की उम्मीद बनती है। तो ऐसे में मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो है आपका किया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और ये मैंने रेड पॉइंट इसलिए किया हुआ है आपको क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बहुत सारे हमारी एनजीओ जो हैं, वो 1 या 2 आवेदन लगाने के बाद ही थक कर बैठ जाती हैं कि अरे यार ग्रांट नहीं मिली या फिर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बेकार है। नहीं, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्लाई कीजिए। अगर आप पूरे साल के अंदर 100 प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, 100 जगह अपने प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी ग्रांट नहीं मिल रही है तो आपको प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बदलने की जरूरत है। अगर आप आवेदन ही 5, 10, 15, 20, 50 कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपको साल भर में ग्रांट नहीं मिल पा रही है या सीएसआर से आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में आपको अपने अंदर चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके पास विश्वसनीय प्रोजेक्ट कंसल्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है वो रिलायबल हो और नॉलेजेबल भी हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक शब्द मैं और जरूर चाहूंगा कि उसके पास एक जो है एनजीओ से रिलेटेड जो है नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और एप्रोप्रिएट बजट यानी कि उपयुक्त बजट की उपलब्धता आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा बहुत सारे सीएसआर ग्रांट्स जो है आपको स्टार्टअप होने के बाद मिलती हैं, यानी कि आपका जब स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है दूसरे या तीसरे महीने आपकी ग्रांट आती है, या कई बार जो है आपके पास ग्रांट आ चुकी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, तो ऐसे में आपके पास एप्रोप्रिएट बजट होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट को कहीं से कहीं तक रुकने की आवश्यकता ना पड़े। तो ऑलमोस्ट 85% सीएसआर एजेंसीज इन सभी क्राइटेरियाज को डिमांड करती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा आपकी एलिजिबिलिटी तभी बनेगी जब ये सारे क्राइटेरियाज आप जो है क्लियर कर रहे होंगे। तो यहां पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आज की जो कंडीशंस है सीएसआर मार्केट की, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे कि 2020 यानी कि लॉकडाउन से पहले की स्थिति क्या थी मार्केट की, और अब यानी कि 2022 में लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है वो क्या है मार्केट की। बिफोर लॉकडाउन यानी कि बिफोर 2020 एंड आफ्टर लॉकडाउन मींस प्रेजेंट सिचुएशन, वो क्या क्या है और कैसे हमें उसमें जो है एलिजिबिलिटीज होती हैं, क्या कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ फंडिंग CSR funding agencies were approximately similar to the number of NGOs having eligibility of 12A and ATG to get CSR fund. लॉकडाउन से पहले CSR फंड देने वाली एजेंसियों की संख्या और CSR फंड चाहने वाले लेने वाले एलिजिबल एनजीओज कौन, जिनके पास 12 ATG हुआ करता था, तो वो एनजीओज की संख्या और CSR फंडिंग एजेंसीज की संख्या लगभग सिमिलर थी लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ सीएसआर फंडिंग एजेंसी इज लेस देन दैट ऑफ एनजीओज हैविंग एलिजिबिलिटी ऑफ 12A ATG एंड CSR 1। ध्यान रखिएगा लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियों की जो है कमर टूट गई, ऐसे में सीएसआर फंडिंग एजेंसियों की संख्या घट गई है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो ये प्रोसीजर जो प्रक्रिया थी अपनी 12A ATG और CSR 1 की, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही आसान कर दी और इसकी वजह से एनजीओज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा लॉकडाउन में कंपनियों की कमर टूटी, सीएसआर फंड देने वाली कंपनियों की संख्या घट गई है, लेकिन 2021 के बाद 12A ATG और CSR की प्रक्रिया सरल होने के बाद CSR ग्रांट लेने के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ चुकी है। लॉकडाउन से पहले CSR फंड देने वाली कंपनियों की संख्या लगभग संस्थाओं के समान ही होती थी। ठीक है जी, अब की जो सिचुएशन है नीचे ध्यान दीजिएगा, CSR फंडिंग एजेंसीज वर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एलिजिबल एनजीओज, और अब की जो सिचुएशन है वहां पर CSR फंडिंग एजेंसीज आर लेस देन द एलिजिबल एनजीओज। तो अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में आपका सही तरीके से सही मायनों में और बेहतरीन ढंग से आवेदन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप जो है CSR ग्रांट पा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी, ये जो ईयर है, ये जो साल है वर्ष 2022, वो अन्य सालों से कैसे बेहतर है। Why are there are maximum possibilities for CSR grant this year? इस साल CSR ग्रांट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा कैसे हैं, हम बात करेंगे। देखिए आपको याद होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक रूल लागू किया था संस्थाओं के ऊपर, एनजीओज के ऊपर, कि आपको CSR 1 रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, और यही CSR 1 रजिस्ट्रेशन कंपनीज के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया था। यह आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि इस साल यानी कि 1 अप्रैल 2022 में सभी CSR कंपनियों से, एनजीओ से नहीं, कंपनियों से CSR 2 की क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। अब ये CSR 2 की क्लैरिफिकेशन क्या है जो कंपनियों से मांगी गई है, लेकिन इसमें संस्थाओं को क्या फायदा है, इसका क्या मतलब है, तो मैं बताना चाहूंगा कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें यह ज्ञात हुआ है कि CSR 2 के अनुसार अब कोई भी CSR एजेंसी किसी भी एक संस्था के साथ 1 साल से ज्यादा CSR ग्रांट का व्यवहार नहीं रख सकती है।
गवर्नमेंट ने कुछ लायबिलिटीज इसमें लागू की हैं कि अगर आप फंडिंग एजेंसी हैं और आप किसी भी संस्था के साथ जो है CSR पे वर्क कर रही हैं, तो आप लगातार जो है उस संस्था के साथ 1 साल से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर 3 साल तक की छूट दी गई है। वो कंडीशन क्या कहती है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। किसी CSR एजेंसी की जो CSR ग्रांट देने की जो कैपेसिटी है वो है 500 रुपए, मान लेते हैं 500 रुपए। मैंने अपनी संस्था में कोई काम करना है, मैंने कोई प्रपोजल सबमिट किया कि भाई मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, मुझे ये आश्रम बनाना है, इस आश्रम में खर्चा आ रहा है सर 1500 रुपए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी के पास एलिजिबिलिटी है 500 रुपए की, तो वो मुझे 1500 एक साल में तो दे ही नहीं सकता। तो इस ऐसी किसी भी कंडीशन में कंपनी मेरे साथ 3 साल का लगातार व्यवहार रख सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इस चीज को, कि अगर मुझे जरूरत है 1500 रुपए की और CSR एजेंसी के पास सिर्फ 500 रुपए की ही एलिजिबिलिटी बनती है CSR की, तो वो मेरे साथ लगातार 3 साल का व्यवहार रख सकती है। 3 साल से ज्यादा भी नहीं रख सकती। ध्यान रखिएगा, मुझे भले ही जरूरत अगर 2000 रुपए की है और उसकी लायबिलिटी जो है 500 रुपए की है, तो वो मेरा प्रोजेक्ट ही रिजेक्ट कर देगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और वो मुझे सलाह देगी, भाई आप ऐसी किसी एजेंसी के पास जाइए जिसकी लायबिलिटी हमसे ज्यादा हो CSR की, जहां पर आप अपना पूरा फंड, यानी कि जो 2000 रुपए आप चाह रहे हैं, ये आपको 1 साल के अंदर या 3 साल के मैक्सिमम 3 साल के अंदर आपको उस एजेंसी से मिल सके। तो ध्यान रखिएगा, अब इससे 85% जो CSR एजेंसीज हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने मार्केट में ये चीज एनालाइज जरूर की थी कि बहुत सारी CSR एजेंसीज क्या है, एक पर्टिकुलर संस्था के साथ ही सालों से व्यवहार करती आ रही है, उसी को प्रोजेक्ट देती रहती है, उसी को प्रोजेक्ट देती रहती है। अब वो वाकई में उसको प्रोजेक्ट दे रही है या फिर वो पैसों का अपना जो है हेर फेर कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, यानी कि वो 80 रुपए देके उससे 100 रुपए ले रही है, या जो भी कुछ है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट को लगा तो गवर्नमेंट ने अब ये CSR 2 का नियम जो है कंपनियों के ऊपर लागू कर दिया है। ठीक है जी। अब नई संस्थाओं के लिए, हमारी जो नई संस्था है, योग्य संस्था जिनके पास 12 ATG है, 3 साल की ऑडिट वगैरह, इन संस्थाओं के लिए बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर पैदा हो रही हैं, बहुत सारी संभावनाएं यहाँ बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसे में अब आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग भी CSR एप्लीकेशंस के लिए अपने आप को मजबूत कर ले, अपने आप को एक्टिव कर ले। मैं इस सेशन को एक बार इंग्लिश में भी और कन्वर्ट कर देता हूँ। एज यू नो दैट द CSR एजेंसीज वर CSR 1 was declared as a mandatory registration to avail CSR grant for NGOs with effective from 1st of April 2021. In this year, in the present year 2022, from 1st of April 2022, CSR 2 declaration is demanded from CSR companies or agencies by Ministry of Corporate Affairs. So now what is the benefit of the NGOs from the CSR 2 demanded from these CSR agencies? According to CSR 2 clarification rule, now no CSR agency can deal with any NGO for more than 1 year for CSR grant. In such situation, now more than 85% of CSR agencies will have to change their CSR partners. So now many new possibilities seems to be created here for new, means qualified CSR qualified agencies for CSR grant for social organizations. So there are so many possibilities being created this year. So you must have to apply more and more for the CSR grants this year in 2022. चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई फॉर CSR? CSR ग्रांट के लिए कौन सी संस्था आवेदन कर सकती है? यहां पर हम कुछ टर्म्स को जरूर पढ़ेंगे, कुछ चीजों को हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आपकी संस्था के पास रजिस्ट्रेशन है, आपकी संस्था के पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास 12A और ATG है, अगर आपके पास CSR 1 रजिस्ट्रेशन है, आपके पास ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट है, ITR है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है और सॉलिड सा आपके पास प्रोजेक्ट प्रपोजल है, और आप अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है ग्रांट एप्लीकेशंस कर सकते हैं, तो आप CSR ग्रांट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और आपको बिल्कुल इस वर्ष यानी कि इस साल 2022 में आपको जरूर ही CSR ग्रांट मिलेगा। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं तो आप बिल्कुल CSR आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अगर आप CSR ग्रांट आवेदन करने के लिए तैयार हैं, देन व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ? अब आपको करना क्या है? गेट रेडी विद योर डॉक्यूमेंटेशन एंड योर प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड सेंड इट टू द
Fortune 500 plus CSR, Indian CSR agencies या companies for CSR grant approval before this 30th of March 2022। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी है तो आप अपने उपलब्ध दस्तावेजों सहित अपना आवेदन भारत की फॉर्च्यून 500 CSR एजेंसीज को इस 30 मार्च से पहले पहले अपनी ग्रांट के लिए आपका प्रपोजल जमा करवा दें कि भाई आपने कंपनी को एक प्रपोजल भेज दिया, जी मैं इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रपोजल पे मैं काम कर रहा हूं या मेरी संस्था इस प्रपोजल पे काम करना चाह रही है और हमें इसमें जो है इतने जो है फंड्स की जरूरत है। तो ऐसी एप्लीकेशन आपको पहले से भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अब नव वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल के बाद नए CSR के बजट्स जो है कंपनियों के पास अवेलेबल होंगे। तो ऐसे में अगर आपका प्रपोजल उनको हिट कर जाता है, आपका प्रपोजल उनको पसंद आ जाता है, तो ऐसे में CSR एजेंसी आपको जो है फंडिंग्स दे सकेंगी। तो आपको आवेदन जरूर करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, काफी संस्थाएं इस टाइप के प्रश्न जो है पूछती भी रहती हैं कि सर हमारे पास CSR एजेंसियों का डाटा नहीं है, हमें आवेदन करने का कोई अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नहीं है अच्छा सा, तो क्या आपको आवेदन करने के लिए हमारी सहायता चाहिए? इफ आर यू लुकिंग फॉर एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड देन आई हैव एन ऑफर टू यू। अगर आप हमारी ओर से किसी सहायता की उम्मीद कर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। मैं बता देता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अप्लाई फॉर CSR प्रोजेक्ट एट द रेट ₹510 ओनली, एप्लीकेशंस पर चार्जेस पर एजेंसी। ध्यान रखिएगा, ये जो 510 रुपीज है वो पर एजेंसी का चार्ज दिया गया है। अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंटेशंस और प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी है तो हम आपके प्रपोजल को CSR एजेंसियों तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे, जिसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो 510 रुपए प्रति आवेदन जो है रखा गया है। यानी कि एक CSR एजेंसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन करने के लिए 510 रुपए का शुल्क हम आपसे चार्ज करेंगे। ये योजना कम से कम 10 आवेदनों पर ही लागू होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे सर मेरा एक प्रपोजल है और आप उसे एक एजेंसी को भेज दीजिए, तो सॉरी, ऐसे में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जब आपका प्रपोजल सबमिट करना होता है तो उसके लिए कवर लेटर्स वगैरह बहुत सारी डिजाइनिंग, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, कवर लेटर चेंज करना होता है। तो ऐसे में सिंगल 2-4 आवेदनों के लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। यह योजना अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रपोजल जो है 510 रुपए में एक CSR एजेंसी को भेजा जाए, तो आपको कम से कम 10 CSR एजेंसीज को जो है ऑप्ट करना होगा। यानी कि 10 CSR एजेंसीज को आपके अपना डाटा अपने भिजवाने के लिए हमें देना होगा, तो ही आपको ये सेवा दी जा सकेगी। 10 से कम आवेदन के लिए किसी भी संस्था को ये सेवा नहीं दी जा सकेगी, चाहे वो इम्पैनल्ड हो चाहे वो इम्पैनल्ड ना हो। अगर आप 100 प्लस CSR एजेंसीज को एक साथ आवेदन करवाने के लिए हमें देते हैं, अगर आप पैकेज लेते हैं कि भाई सर मेरा प्रपोजल ये है रेडी या नहीं है रेडी, और आप मेरा प्रपोजल जो है 510 रुपए के हिसाब से 100 एजेंसी है उसको आप भेज दीजिए, मैं पूरा बजट देने के लिए तैयार हूं, तो ऐसे में 100 या 100 से अधिक CSR एजेंसी उसको अपना प्रपोजल अगर आप जमा करवाते हैं तो आपकी ओर से आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल देना था उसकी अनिवार्यता आप पे लागू नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे हमारे एंड से आपका एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट प्रपोजल भी खुद तैयार कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं है और आप इस पैकेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 100 प्लस CSR एजेंसीज में आवेदन के लिए आपका जो है ऑर्डर हमें देना पड़ेगा। तो हम आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल भी, यूनिवर्सल प्रोजेक्ट प्रपोजल हम खुद रेडी करेंगे और उसको 100 CSR एजेंसी यानी कि 100 CSR एजेंसीज को उसके जो है फॉरवर्ड कर देंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से। और दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस की आवेदनों की पुष्टि के लिए आपको जो है हम प्रमाण भी उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जब मेल से अगर डॉक्यूमेंटेशंस भेजे जा रहे हैं या मेल से आपकी एप्लीकेशन डाली जा रही है तो उसका बकायदा आपको उसमें CC रखा जाएगा, और जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस दी जा रही हैं उसकी जो स्लिप्स है डाक की या कोरियर की, वो आपको जो है जरूर प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक सुनहरा मौका है आप सब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा CSR एप्लीकेशंस करने के लिए, और कोशिश कीजिएगा इस 30 मार्च से पहले पहले आप जितना ज्यादा प्रोजेक्ट प्रपोजल अपने सबमिट कर देंगे उतना ही ज्यादा आपकी जो एजेंसी है, आपकी जो NGO है, उसको ग्रांट मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना कमेंट देना हमें मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे।